नमस्कार दोस्तों आज मैं यूपीपीसीएस 2024 प्री के लिए फिजिक्स का चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। दोस्तों इसमें 1996 से लेकर 2023 तक यूपीपीसीएस के अंदर जितने भी फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे हुए उसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज घटना चक्र से मैं लेके आया हूँ। आज इसका सेकेंड क्लास है। पहला मैं एमसीक्यूज करवा दिया हूँ, ये दूसरा एमसीक्यूज है। इसी तरीक़ा से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस इसका तीनों पार्ट आएगा। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी इसका भी एमसीक्यू जाएगा। उसमें केवल यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि क्यों नहीं गिर जाती है? पीसा की झुकी हुई जो मीनार है क्यों नहीं गिर जाती है? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए वह नहीं गिरती है। पीसा की मीनार इसलिए नहीं गिर रही है। देख लीजिए थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन। गुरुत्व केंद्र में वह बिंदु जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है और वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए वह झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी हुई है। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देख लेंगे। दो गेंदें ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब कौन पहले गिरेगा, इसका तात्पर्य है। तो भूमि पे तो दोनों भूमि पे दोनों ए और बी साथ गिरेगी। कोई भी चीज़ दोस्तों, कोई भी वस्तु को अगर आप ऊपर से गिराओगे तो वो एक ही साथ धरती पे गिरेगी। ये नहीं कि आगे पीछे गिरेगी, एक ही साथ आ गिरेगी। किसी पिंड का या मानव शरीर का भार क्या होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। सही बात है। किसी पिंड या मानव शरीर का भार ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? हाइड्रोजन में होता है। एक पिंड का अधिकतम भार किस में होता है? हाइड्रोजन में होता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट कब त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब उसका लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ी आप सुने होंगे, लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती क्यों? क्योंकि लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है। जो लोलक घड़ी है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाती है, अगर पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, क्या होता है? अब जितना उसका चौथा भाग होगा। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, इसलिए हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सी परिणाम सही होगा?
यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा तो परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। वस्तु का भार अगर शून्य हो जाएगा तो क्या रहेगा? द्रव्यमान तो वहीं रहेगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जो है वह निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं है, वहाँ पे गुरुत्व नहीं है, इसलिए वो सीधे खड़े नहीं रह सकते। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है एक सेब छोड़ा जाता है तो वह है एक सेब वहाँ जो चक्कर लगा रहा है उस सेब को अगर चक्कर लगाते हुए छोड़ दिया जाए तो सेब का क्या परिणाम होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान करेगा। हाँ जी दोस्तों, अगर अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ छोड़ दिया जाए या अंतरिक्ष यान के साथ अगर ऐसे भी तो उसी तरीके से रोटेट करना शुरू कर देगी, घूमती ही रहेगी, न कि नीचे गिरेगी, कभी नहीं गिरेगी वो। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में होता है जो प्राप्त होता है अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो वह किसके कारण से होता है? अगर कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो किसके कारण से होता है? तो अब केंद्राभिमुखी बल के कारण। किसके कारण होता है? केंद्राभिमुखी बल के कारण होता है। कृत्रिम उपग्रह से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से ट्रैक किया जाता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। किसे किया जाता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग इसके वर्ग मध्य मूल से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है, देखिएगा साबुन जब आप कपड़ा धोते हैं तो उसमें से बुलबुला छोड़ती है, उसका बुलबुले का जो दाब होता है ना वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसलिए तो अगर वायुमंडलीय दाब से कम होगा तो दाब ही देगा, उसको उगने ही नहीं देगा। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है तभी तो ऊपर उठ पाता है वो। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो त्रिज्या बढ़ जाती है। इसकी क्या बढ़ जाती है? त्रिज्या बढ़ जाती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण स्याही निकलने लगती है। बैरोमीटर में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम दशा इंगित होता है? बैरोमीटर में पठन में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी दशा होती है? तूफान मौसम आ जाती है अगर अचानक बैरोमीटर की दशा गिरती है तो। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर वस्तु की कोई मात्रा बदलते हैं तो कौन चीज़ नहीं बदलेगा? तो घनत्व तो नहीं बदलता है दोस्तों। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? घनत्व। यूपीपीसीएसपी 1992 में पूछा है, कितनी बार बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा। हर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। जल की आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा?
आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। पहले क्या होगा, आयतन घटेगा और बाद में बढ़ेगा। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सी पे, याद रखिएगा 4 डिग्री सी पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। कितने पे? 4 डिग्री सी पे। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, शीतकाल में आप देखे होंगे जब शीतकाल में झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जीव जंतु क्यों जीवित रहते? क्योंकि जो अंदर का पानी होता है वो नहीं जम पाता है दोस्तों, उसमें तैरते रहते हैं, ऊपर से ना जमा रहता है, उसके अंदर का काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन वंचित रहते हैं। इसका वो दिखा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि उसको जो अंदर का जो पानी रहता है ना वो जमता नहीं है। उसके अंदर के बनावट इस प्रकार की है कि ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते नहीं दोस्तों। पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पर भी सबसे अधिक होता है, जिससे कि बर्फ के ऊपर की सतह के नीचे पानी रहता है। ऊपर में तो बर्फ जमा रहता है, नीचे में पानी रहता है, इसलिए मछली आराम से घूम फिर सकती है, जीवित रहती है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? जो लोहे की कील होती है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है। लोहे का जो डेंसिटी है पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। समझ गए? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो आंसर है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है। लोहा का जो घनत्व होता है पानी से अधिक होता है तथा पारा से कम होता है, पारे से। इसलिए एक सुई पानी में डूब जाती है, एक जो सुई होती है वो पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है। क्यों? इसलिए क्योंकि सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाई हुई पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वह डूब जाती है। सुई डूब जाती है। सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाई हुई पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वह डूब जाती है। लोहे की सुई पानी के सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण से। किस कारण से तैरेगी? पृष्ठ तनाव के कारण से। पानी के ऊपरी सतह के अणुओं के संसर्जन बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है, तभी लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। जब कुएं से पानी बाल्टी से खींचा जाता है, आप देखे होंगे गाँव में पहले, अब तो ये नहीं देखने को मिलता है, लेकिन पहले आप देखे होंगे जब कुआं से पानी बाल्टी से खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या महसूस होता है, पानी की सतह से ऊपर भरी हुई भारी हो गई है। हाँ जी, जब बाल्टी पानी भरा हुआ है, जब उसके अंदर आप खींचिएगा तो आपको ऐसा लगेगा ना, जब पानी में बाल्टी रहेगा तो आपको हल्का सा लगेगा, लेकिन जब ये पानी से ऊपर आ जाएगा बाल्टी, तभी आप देखिएगा कि भारी महसूस होने लगता है। तो वही क्वेश्चन है ये। यार के मेरी सिद्धांत पे काम करता है पलवन के पर। 16 एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल भार में होगा क्या होगा? शून्य हो जाएगा। एक भारहीन गुब्बारे में, जो एक भारहीन गुब्बारा है, 200 ग्राम जल भर दिया गया है, इसका जल में भार होगा क्या होगा? शून्य होगा। जब कोई भी वस्तु में अधिकांश या पूर्णतः रूप से डुबाई जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाई गई द्रव के भार के बराबर होती है। गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है, तब जब गुब्बारे का भार माइनस उत्प्लावन बल, मतलब 200 माइनस 200 400 जीरो, सॉरी 0। समुद्र में प्लवन करते समय आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/9। कितना होता है? 1/9। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट VBA क्वेश्चन लाया गया है, जो 1996 से लेके अभी तक जो 23 तक जो पूछा है ना, केवल यूपी में क्वेश्चन साइंस का, वही क्वेश्चन आपको को करा रहा हूँ मैं। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। देख रहे हैं यूपी लोअर
सप्री 2002 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। समुद्र में पानी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि, क्यों आसान होता है? समुद्र जल नमकीन होता है। सही बात है, नमकीन होता है। उस क्वेश्चन को कई तरीके से बनाया जाता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, इस टाइप के देख लीजिए, कितना क्वेश्चन करवा दिया हो ना, बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप के आपको मिलेगा। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, क्या हो जाएगा? उस पर ऊपर उठ जाता है, वह कुछ ऊपर उठ जाता है। नदी नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है। स्वाभाविक की बात है दोस्तों। आप ज्योग्राफी पर अगर पढ़े हैं आप लोग, तो आप लोग ये पता होगा, जितने भी मिनरल्स, जितने भी चीज़ें कि नदी द्वारा सब समुद्री में जाते हैं, उससे क्या होता है कि समुद्र के जो पानी है बहुत खारेपन हो जाता है। स्वाभाविक बात है, तो डेंसिटी इसकी हाई होगी तो ऊपर उठेगी कि नहीं। नदी का जो डेंसिटी, नदी में कहाँ से आसपास के पानी नदी में आते हैं, लेकिन एक समुद्र में जो पानी होता है वो पूरी दुनिया के पानी समुद्र में जाकर समाती है। सोचिए कितने तरह से समुद्र में पानी जाती है। इसलिए समुद्र में तैरना भी आसान होता है। इसलिए अगर नदी से जहाज समुद्र में जाती है तो इसलिए ऊपर उठा हुआ महसूस होता है। समझ गए? समुद्र में पलवन करते समय ये क्वेश्चन करवा दिया था। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि जहाँ समुद्र जल नमकीन होता है। वही गया था ये क्वेश्चन, आप देख लीजिए। उसके बाद आपको कथन एवं कारक वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज से अधिक सुग्रामी होता है। सही होता है, सुन सकता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्रामी होता है। कैसे होता है? नहीं होता है। यही होगा, बी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि सुनने की क्षमता 1/10 सेकंड होती है। सही है। दृष्टि की क्षमता 1/16 सेकंड होती है। सही है, तो यही होगा बी आंसर। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, प्रकाश सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होता है क्योंकि 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 प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है तथा उनका विवर्तन भी बहुत कम होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती है। इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कास्मिक किरण का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का या पराध्वनिक का? किसका होगा? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन सारा पढ़ने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सीधी क्वेश्चन करवा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। नहीं, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? कहा होता है हीरे में, कि पानी में, कि कांच में, कि हाइड्रोजन में? तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। कहाँ होता है? निर्वात में होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग कितना टाइम लग जाता है? तो 8 मिनट। 8 मिनट कुछ सेकेंड है। बीपीएससी में 1 साल पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी 2024 चल रहा है ना, 2023 मान लीजिए। 2023 में तो पूछा हुआ था, 23 या 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 8 मिनट 16 सेकेंड है। हाँ, 8 मिनट 16 सेकेंड है, लेकिन 8 ही मिनट डालता है। अगर 8 मिनट 16 सेकेंड है तो 16 सेकेंड मारिएगा। अगर 8 मिनट केवल है तो 8 मिनट मारिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? क्वेश्चन दोस्तों इन साइंस का ना बहुत विवेक क्वेश्चन है। हर पीसीएस में 1 साल गैप करके पूछता है। आवृत्ति नहीं बदलती है। हर कुछ बदलेगा लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। डी होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन क्या नहीं बदल अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलना। देख रहे कब 2003 में पूछा है यूपीपीसीएस में। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है क्या है? पूर्ण
अभ्यांतरण आंतरिक परावर्तन है, पूर्ण अभ्यांतर का आंतरिक परावर्तन है। देख लीजिए, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। तंतु है, सही बात है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक करता है, होता है, सही है। प्रकाशित तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, सही। पहला दूसरा तीसरा ये तीनों सही होगा, ये हो जाएगा आंसर। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा, मरीजों के अंदर पेट का परीक्षण कर डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त स्कोप जो होता है, जो मुंह के द्वारा डालता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप देखेंगे ये किसी के पेट में कुछ जैसे डालना है, चाहे कंठ में कुछ गला से संबंधित प्रॉब्लम है, तो उसको देखिएगा मुंह के द्वारा डाल दिया, तो उसमें एक लाइट लगाया रहता है, उसी के द्वारा उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। तो क्या, तो प्रकाश का एकल आंतरिक परावर्तन होता है, मतलब वहाँ पे लाइट मारती है, उसमें एक लाइट लगा रहता है जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता है बाहर की क्या उसमें दिक्कत है। देखिए, स्टेथोस्कोप में फाइबर ऑप्टिकल तकनीक का प्रयोग होता है तथा यह प्रकाश के एकल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब जो चीज़ वहाँ देखा ना, वो लाइट मारा, वो वही चीज़ यहाँ पे दिखाएगा, मतलब रिटर्न होके। एक इंडोस्कोप है, क्या है ये, इनमें से कोई नहीं है। सकरनी, दूरदर्शी, सरल दूरसंदेशी कैमरा का प्रकार है, नहीं है। मृग तृष्णा का क्या कारण है। कभी तृष्णा लिखेगा, कभी मरीचिका लिखेगा, यहाँ दोनों लिखा हुआ है। मृग मरीचिका या तृष्णा क्या क्या कारण है, तो जानते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप देखते होइएगा, कभी कभी हिरन दौड़ते दौड़ते उसको जब धूप रहेगी ना तो चमकेगी, तो वहाँ पानी दिखता है, तो ऐसे ऐसे करते करते दौड़ती है, लेकिन वहाँ पानी नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे इसके साथ होता है। चाहे आप गाड़ी कभी चलाइएगा ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा। ये रेगिस्तानों में अक्सर देखा जाता है मृग मरीचिका का। वहीं पे एक कटा हुआ हीरा जगमगाने के साथ चमकता है। ये कटा हुआ हीरा जगमगाने के साथ चमकता है, क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। वो एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? क्योंकि वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हेलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अगर त्रिविमीय चित्र आपको लेना है तो किसका प्रयोग करना है, आपको हेलोग्राफी का प्रयोग करना होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण है, उसको अगर आप सीधी आँख से देखें तो अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों से निम्न घटकों किस घटक के कारण होता है, तो अल्ट्रा वायलेट प्रकाश से। जो अल्ट्रा वायलेट किरण होती है ना, उससे होती है। अल्ट्रा वायलेट किरण आपको सीधी आँख पे नहीं पड़नी चाहिए, चाहे सीधी आदमी को नहीं पड़नी चाहिए, वो हानिकारक होता है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? उनका ताप दर्शाता है। किसी तारे का रंग ताप पे भी डिपेंड करता है। देख लीजिए, थोड़ा पढ़ के मैं उदाहरण इसका डिस्क्रिप्शन। तारे का सतह स्पेक्ट्रम ही उनके रंगों का निर्धारण करता है। किसी तारे का रंग वस्तुतः उनके ताप को दर्शाता है। सर्वाधिक गर्म तारों में स्पेक्ट्रम के नीले भाग से अधिकांश ऊर्जा उत्सर्जित होता है, अतः नीले दिखाई देते हैं, जबकि सबसे कम गर्म तारे लाल दिखाई देते हैं। सबसे गर्म तारों से सबसे कम गर्म तारों के रंगों का क्रम उनके ताप के साथ इस प्रकार है। नीला, श्वेत, तो इसी प्रकार से है। क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है। क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ दिखाई देने का क्या कारण है, तो अपवर्तन के कारण ही ऐसा दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, तो बैक्टीरिया द्वारा। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरकों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण
की क्रिया संपादित होती है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? तो धूल कण। स्वाभाविक बात, जितने जो सूर्य से प्रकाश आ रही है उसमें से तो 56% तो वो रिटर्न हो जाती है, कुछ को धूल कण मार देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आधे तो उसको रिटर्न ही कर देते, रिटर्न ही हो जाते हैं किसी न किसी माध्यम के द्वारा। प्रकाश के रंग का निर्धारण, प्रकाश के रंग होता है किसके द्वारा होता है? प्रकाश का जो रंग होता है उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो तरंग दैर्ध्य पे होता है। प्रकाश का रंग का निर्धारण याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग। हम देखते हैं लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। देखते हैं ट्रेन के जो लाइट रहते हैं, चाहे ट्रेन के जो स्टेशन पर देखिएगा जो लाइट लगा रहता है आगे, सब लाल लाल कलर का लगा रहता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा रहता है, ये विचलित कम होता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है। हाँ जी दोस्तों, दूर से दिखाई दे देती है। दूर से दिखाई देने के कारण एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है, इसलिए इसी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आपको इसी तरीके से फिजिक्स का ये सेकेंड MCQ था। इसके बाद थर्ड लेक्चर आएगा, फिजिक्स कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इसी बार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा का MCQ दिया जाएगा जो केवल UPPCS में पूछा गया हो। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगता है तो दोस्तों इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर लीजिए कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले, और शेयर करते जाइए। थैंक यू दोस्तों।